चलिए अब खबर देवभूमि से जुड़ी। केदारनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों का पंजीकरण रोका गया। यात्रियों की अधिक संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया। खराब मौसम के कारण भी 25 मई तक पंजीकरण पर रोक लगी है। केदारनाथ के दर्शन के लिए नए पंजीकरण पर 25 मई तक रोक लगा दी गई है। केदारनाथ धाम में नए पंजीकरण की रोक पर 15 मई तक थी, जिसे बढ़ाया गया है। केदारनाथ धाम में 14 मई रविवार को भी बर्फबारी हुई। केदारनाथ धाम में हो रही बर्फबारी और श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। तो मौसम खराब होने के कारण 25 मई तक पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। 15 मई तक ये रोक थी, लेकिन इस तारीख को बढ़ाकर 25 मई कर दिया गया है। लगातार भीड़ को नियंत्रण करने के लिए, इसके साथ ही साथ खराब मौसम लगातार केदारनाथ धाम में देखा जा रहा है। बर्फबारी भी हुई है और इसी को देखते हुए पंजीकरण की जो प्रक्रिया है उस पर रोक लगाई गई है। तो यात्रियों की अधिक संख्या को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। इससे पहले भी पंजीकरण को लेकर इस प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी, क्योंकि मौसम का मिजाज तो था वो बहुत बदला हुआ नजर आ रहा था और कहीं ना कहीं यात्रियों को असुविधा भी हो रही थी। और जिसके बाद एक बार फिर से ये यात्रा शुरू की गई। लेकिन देखिए, मौसम भी खराब है, दूसरी तरफ जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, उसको देखते हुए भी ये बड़ा फैसला लिया गया। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में रोजाना हजारों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं, लेकिन यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं के बीमार होने की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। वर्तमान स्थिति यह है कि रोजाना हजारों लोग अपनी स्क्रीनिंग और इलाज करा रहे हैं। यही नहीं, अभी तक कई लोगों को यात्रा मार्ग से बिना दर्शन के वापस भी भेजा गया है, जो बीमार होने के बावजूद धामों के दर्शन करने आ रहे थे। राज्य सरकार लगातार अपील कर रही है कि श्रद्धालु अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए चारधाम दर्शन करने आए। वहीं स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार धामों में इलाज लेने वाले श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। धामों में रोजाना करीब 2500 लोग ओपीडी में इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा इमरजेंसी, इंजर्ड और रेफर के भी तमाम मामले सामने आ रहे हैं। अब तक के आंकड़े देखें तो केदारनाथ धाम में यात्रियों को ज्यादा दिक्कतें हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार श्रद्धालुओं को लगातार स्वास्थ्य और मौसम को लेकर आगाह भी कर रही है। मौसम लगातार बदल रहा है, ऐसे में श्रद्धालुओं से कहा जा रहा है कि यात्रा शुरू करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर ले लें और अगर मौसम ठीक नहीं है तो यात्रा थोड़ा रुक कर करें। हमारे लिए जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो सभी लोगों को, आने वाले श्रद्धालुओं को, आस्थावान लोगों को, भक्तगणों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसलिए सभी से हमने अनुरोध किया है। चूँकि मौसम लगातार बदल रहा है और बर्फबारी भी हो रही है, तो इसलिए यात्रा में आने से पहले या यात्रा शुरू करने से पहले मौसम की जानकारी ज़रूर ले लें। अगर मौसम ठीक न है तो थोड़ा यात्रा रुक कर करें। हमारे लिए जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो सभी लोगों को, आने वाले श्रद्धालुओं को, आस्थावान लोग। हमने पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर पैरामेडिकल तैनात किए हैं चारधाम रूट में। हमारी कोशिश है कि 55 साल से ऊपर वाले सभी लोग अपनी स्क्रीनिंग करा लें और हम 55 साल से नीचे वालों की भी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। लगभग अब तक हमारे पास 45,000 55 साल से ऊपर और करीब 35,000 हमारे 55 साल से नीचे लोगों की स्क्रीनिंग हो गई है। और कुछ यात्रियों को हम एडवाइस कर रहे हैं जिनमें ज़्यादा परेशानी है कि वो यात्रा कंटिन्यू ना करें या एक्लेमेटाइज होके जा रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है। बढ़ रही है। केदारनाथ धाम में ज्यादा बीमार हो रहे श्रद्धालु और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार भी ये अपील कर रहा है कि आप पहले मौसम का मिजाज जान ले, मौसम की स्थिति क्या है उसे जान ले और इसके साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। अब आपको सीधी तस्वीरें उधम सिंह नगर से दिखाते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं।
हम करेंगे। आप यहाँ सड़कें देख रहे होंगे, पहले सड़कें कैसी होती थी, चाहे रुद्रपुर जाने वाली, चाहे यहाँ से काशीपुर से जसपुर धामपुर नगीना होते हुए हरिद्वार जाने वाला, देहरादून जाने वाला मार्ग हो, या दिल्ली को जाने वाले मार्ग हों, चाहे पिथौरागढ़ तक जाने वाला मार्ग हो, लिपुलोक तक इन मार्गों के निर्माण के कार्य हो रहे हैं। अगर हम उधर देखेंगे तो रेल लाइन हो, चाहे हवाई सेवाएं हों, या हमारे सड़क मार्ग हो, सभी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चाहे हमारे धामों का पुनर्निर्माण का कार्य हो, चाहे केदारनाथ जी का हो, बद्रीनाथ जी का हो, या हमारे उत्तराखंड के इस कुमाऊं अंचल में मानसखंड कॉरिडोर की योजना हो, सब ये प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हो रहे हैं। और पिछले 9 सालों में 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं स्वीकृत हुई है। प्रधानमंत्री जी आएंगे तो निश्चित रूप से हम सबको अच्छा लगेगा। सारे उत्तराखंड वासी उनको दिल से प्रेम करते हैं, क्योंकि उनका भी यहाँ से कर्म और मर्म का रिश्ता है। और हमेशा जब भी मैं उनसे भेंट करता हूँ तो उत्तराखंड आने के बारे में हमेशा कहते हैं, और हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका कार्यक्रम बनेगा। हम उत्तराखंड के लोगों का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, और उत्तराखंड को एक नया निर्देशन उनके नेतृत्व में उनको मिलेगा। हमारी उद्योग नीति सर, ऐसा उद्योगियों का कहना है कि यूपी की जो नई उद्योग नीति है उसकी अपेक्षा कुछ कमजोर है। नहीं, कुछ कमजोर नहीं है, जो भी हमारे राज्य के अनुरूप है। और हम सभी उद्योगपति लोगों के साथ बैठे थे, अभी उद्योग समूह के साथ बैठे थे, उनके जो सुझाव आए उन सुझावों के अनुरूप हम काम करेंगे। काशीपुर जिला बनाने को लेकर देखिए, ऐसा है कि जिलों के चूंकि जिलों को पुनर्गठन के लिए, जिलों के नए सर्जन के लिए हमने एक कमेटी पहले से ही बनी हुई है, ऑलरेडी वो काम कर रही है। उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके आधार पर काशीपुर को राजनीतिक मंच तो बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ये देखा गया सर, विकास योजनाएं जो क्रियान्वित होनी चाहिए, जो ग्राउंड लेवल पे आनी चाहिए, उसमें बड़ा समय लग जा रहा है। जैसे आप आरओबी देख लें, यहाँ दो आरओबी बन रहे हैं, पिछले 6 साल लग गया सर एक अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित करना। नहीं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होती। नहीं, उस पर हम लोगों ने अभी समीक्षा करी है। अभी हम लोग सभी विधायकों के साथ जो नैनीताल लोकसभा क्षेत्र की बैठक हुई थी रुद्रपुर में, उसमें माननीय विधायक जी, हमारे चीमा जी ने इस मामले को बहुत उठाया है, और उस पर हम लोग तेजी से काम करेंगे। सभी विभागों को इसके निर्देश दे दिए गए हैं। और भी जो यहाँ पर एक बाईपास की भी समस्या है, उसका भी समाधान के लिए जो है उसकी भी व्यवस्था कर ली गई है। जो भी मुद्दे हैं, चूंकि अब लगातार मैं स्वयं भी समीक्षा कर रहा हूँ, और हमारे जनप्रतिनिधिगण, विधायकगण और सभी लोग कर रहे हैं। सेंट्रल रेट्स को लेकर अभी स्टॉप हो रखी है काशीपुर में, जो इसको लेकर सर अभी क्या उसको रिवाइज करवा रहे हैं, और सबके सुझाव लिए डीएम से उसकी रिपोर्ट मांगी गई है। जैसे रिपोर्ट आ जाएगी तो उस पर फैसला लेंगे। सर, तारीख को लेकर किस तरीके से जनवरी से लेकर अब तक लिस्ट तैयार हो रही है, लेकिन अब तक दायित्व कार्यकर्ताओं में निराशा दिख रही है, तो दायित्व के लिए नहीं, किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी ही जो है उस पर काम होगा। और क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है सब काम होते हैं, तो एक कार्यक्रम। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा मार्गों पर दवाइयों की उपलब्धता और गुणवत्ता को लेकर औषधि नियंत्रण विभाग ने छापेमारी में अनियमितता मिलने पर बड़ी कार्रवाई की है। चारधाम यात्रा मार्ग के 5 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। इसके अलावा नशीली दवाइयां बेचने के आरोप में अब तक 13 मेडिकल स्टोर संचालकों पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। औषधि नियंत्रण विभाग के मुताबिक जनवरी 2022 से वर्तमान समय तक प्रदेश भर में 900 मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया है, जिसमें से 22 स्टोरों पर संयुक्त रूप से छापेमारी की कार्रवाई की गई है। इस निरीक्षण और छापेमारी की कार्रवाई के दौरान न सिर्फ 13 मेडिकल स्टोर संचालकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, बल्कि 3 मेडिकल स्टोरों का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। चारधाम यात्रा मार्गों पर दवाइयों की उपलब्धता और दवाइयों की गुणवत्ता को लेकर औषधि नियंत्रण विभाग ने एक विशेष अभियान चलाया है, और अभियान के तहत यात्रा मार्गों पर मौजूद 50 मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान 5 मेडिकल स्टोर पर नशीली दवाइयों के साथ खराब क्वालिटी की दवाइयां भी पाई गई, जिसके चलते विभाग ने इस मेडिकल स्टोर को बंद करने के इनका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया है, ताकि भविष्य में ये मेडिकल स्टोर संचालित ना हो सके। और इसके साथ ही औषधि नियंत्रण विभाग ने सभी मेडिकल स्टोर के लिए फरमान जारी करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि सभी मेडिकल स्टोरों पर एप्रन पहनकर फार्मासिस्ट बैठेंगे। ये ना पोल्यूशन बोर्ड के अधीन आता है कि एक्सपायरी मेडिसिन का जो है, क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है वो पोल्यूशन बोर्ड से पहले एनओसी लेती है, तभी हम लोग उसे लाइसेंस ग्रांट करते हैं। लाइसेंस हमारे यहाँ से निर्गत किया जाता है, ठीक है। और अगर वो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं कि वो एक्सपायरी मेडिसिन या अपना जो वेस्ट है उसको नदियों में डाल रहे हैं, नाले में डाल रहे हैं, तो उसमें हम भी संज्ञान लेकर के कार्रवाई करेंगे। और इसीलिए 17 तारीख की मीटिंग रखी गई है, उसमें उनको स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे कि आप किस तरीके से अपना
जो कचरा है या जो एक्सपायरी मेडिसिन है जो मार्केट से उनको वापस आती है उनको किस तरह निस्तारित करेंगे। और अगर ऐसा कुछ उनका पकड़ा गया है तो उसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही इसमें कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन पर नेपाल से सटे उत्तराखंड के सीमावर्ती गांव न केवल पहले की तरह गुलजार होंगे बल्कि उनमें खुशहाली और अपनत्व की बयार भी आएगी। अब इन गांवों की रौनक जल्द ही लौटने वाली है। ऐसा संभव होने जा रहा है केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से इन गांवों की आजीविका सुधरने के साथ ही संस्कृति संरक्षण, पर्यटन, रोजगार को बढ़ावा देकर गांवों को खुशहाल बनाया जाएगा। इससे जहां पलायन रोकने में मदद मिलेगी, साथ ही गांवों की खाली नहीं होने की सीमाएं भी सुरक्षित होंगी। इसके लिए जिला प्रशासन रिपोर्ट तैयार कर रहा है। इस रिपोर्ट के आते ही राज्य सरकार केंद्र को अपनी संतुति के साथ प्रस्ताव भेज देगा। गौरतलब है कि उत्तराखंड की चीन और नेपाल से लगभग 675 किलोमीटर सीमा सटी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे गांवों में बढ़ते पलायन को लेकर केंद्र सरकार सुरक्षा की ओर से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम देश भर लागू करने जा रही है। अपर सचिव ग्राम्य विकास और नोडल अधिकारी वाइब्रेंट विलेज निकिता खंडेलवाल ने बताया कि उत्तराखंड के 3 जनपदों में कुल 51 गांव चिन्हित किए गए हैं। ये जिले गढ़वाल से चमौली और उत्तरकाशी से कुमाऊं के पिथौरागढ़ के गांवों को चिन्हित किया गया है। सीमा गांवों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। मेनली जो भारत सरकार ने बोला है कि जो ये बॉर्डरिंग हमारे विलेजेस हैं उनको किस प्रकार से हम बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट बना सकते हैं, इन द सेंस की लाइवलीहुड जनरेशन, टूरिज्म को बढ़ावा देना, उनके कल्चर को थोड़ा और अच्छे से दर्शाना। इसको ध्यान में रखते हुए ये जितने भी हमारे बॉर्डरिंग विलेजेस गाँव हैं उनको भारत सरकार ने सिलेक्ट किया और उस हिसाब से हम लोग प्लान बनाएंगे कि किस तरीके से इनको और वाइब्रेंट बनाएं जिसमें कि लाइवलीहुड, टूरिज्म और कल्चर को बढ़ावा दें। मेनली जैसे जब गांव डेवलप होंगे तो लोग वहाँ पे माइग्रेशन कम होगा, आउट माइग्रेशन नहीं रहेगा। दूसरा एक ये भी है कि जैसे हम देखते हैं आमतौर पे हमारे जितने भी बॉर्डरिंग गांव हैं वहाँ पे बर्फ की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, तो माइग्रेशन का भी टाइम स्पैन जो है उसको हम छोटा करें और वहाँ भी उनका लेंथ ऑफ स्टे को भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अगर हम टूरिज्म को डेवलप करें तो जैसे कि हम बात करें, अगर हम विंटर टूरिज्म को थोड़ा डेवलप करेंगे तो उससे उनका रहने का स्टे वहाँ थोड़ा लंबा हो जाएगा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जिसके तहत रविवार देर रात को यमुना नदी से मसूरी के राधा भवन स्टेट के टैंकरों में पानी पहुंच गया है और इसी योजना के पूरा हो जाने के आने वाले लगभग 40 सालों तक मसूरी को पेयजल की समस्या नहीं होगी। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह व कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के प्रयासों से यमुना नदी से मसूरी तक पानी लाने की 144 करोड़ की योजना की स्वीकृति मिली थी। आपको बताते चले कि पेयजल योजना के लागू होने से मसूरी को 15 मिलियन लीटर डेली वाटर दिया जा सकेगा। मसूरी में सामान्य दिनों में पानी की 7 MLD और सप्ताह के आखिरी में 8 MLD खपत होती है। वहीं गर्मियों के दिनों की बात करें तो मसूरी में पानी की खपत बढ़कर 14 MLD हो जाती है। मसूरी में अभी 7.5 MLD पेयजल की क्षमता है, जिसमें 4 MLD की सप्लाई स्थानीयों को और बाकी यहां के होटलों को दी जाती है। गर्मियों के दिनों में पर्यटकों से गुलजार मसूरी में पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है। वहीं उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी ने मसूरी यमुना पेयजल योजना के तहत मसूरी में पानी पहुंचने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने बताया कि मसूरी में पेयजल की समस्या को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा 2 करोड़ रुपए सर्वे के लिए स्वीकृत किए गए थे। क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के अथक प्रयासों के बाद मसूरी में 144 करोड़ रुपए की पेयजल योजना स्वीकृत की गई। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू के अथक प्रयासों के बाद मसूरी में पेयजल की होने वाली समस्याओं को दूर किया जा सका है। उन्होंने कहा कि मसूरी यमुना पेयजल योजना के बाद मसूरी में पेयजल की किल्लत नहीं होगी, जिसका सीधा फायदा मसूरी की आम जनता के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र को भी मिलेगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा 144 करोड़ की यमुना मसूरी पेयजल योजना जो पिछले 5 सालों से लंबित थी, वो उसका आज पानी मसूरी पहुंच गया है राधा भवन एस्टेट में। बहुत जल्द ये पानी हर स्रोत में, किताबगढ़ से, माल रोड से लेकर पूरी मसूरी में जल्दी मसूरी वासियों को मिलेगा। मसूरी के नागरिकों को पानी की समस्या से, हाहाकार से एक निजात मिलेगी
आराम मिलेगा, मसूरी के हर निवासी को पानी खुलकर मिलेगा, मसूरी के होटल स्वामी, होमस्टे स्वामियों को पानी की किल्लत नहीं रहेगी, टैंकर से पानी खरीदना नहीं पड़ेगा। एनजीटी और पीसीबी के जो परेशानियां हमारे होटल स्वामी, होमस्टे स्वामी झेल रहे हैं, उससे पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट के बरसुम गांव में 4 महिलाओं की हत्या करने वाले अभियुक्त ने पेड़ से लटककर अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर दी है। आपको बताते चले कि 4 दिन पूर्व संतोष राम ने बरसुम क्षेत्र में 4 महिलाओं की हत्या कर दी थी, जिसमें से 3 महिलाओं की गला रेतकर हत्या की गई थी। वहीं हत्यारे ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी, जिसमें जनपद पुलिस के द्वारा हत्यारे की खोजबीन की जा रही थी। तो हत्या आरोपी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। तो आरोपी संतोष राम को की तलाश लगातार पुलिस कर रही थी। और अधिक जानकारी के साथ सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुदीप, इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, लगातार पुलिस इस हत्यारे की तलाश कर रही थी और इसी दौरान ये खबर भी सामने आई कि फांसी लगाकर हत्या आरोपी ने अपनी जान दे दी है। जी बिल्कुल, देखिए पिथौरागढ़ जिले में एक बड़ा हादसा हुआ था। पहाड़ में इस तरीके की घटनाएं नहीं होती हैं, जहां एक घर के ही व्यक्ति ने, एक परिवार के ही व्यक्ति ने 4 महिलाओं की हत्या कर दी। पुलिस और जो बॉर्डर सीमा के लोग हैं बहुत तेजी से आरोपी की तलाश कर रहे थे। इस घटना को करीब 4 दिन, आज चौथा दिन आज है, बावजूद उसके आरोपी पकड़ा नहीं जा सका पुलिस के द्वारा और उसने आज खुद ही सुसाइड कर लिया है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी पिथौरागढ़ पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है, परंतु सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। तो एक निश्चित तौर पर इसे एक नाकामी के तौर पर भी देखा जाना चाहिए कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति भाग गया और पुलिस ना तो उसे पकड़ पाई और ना ही उसके बारे में कोई जानकारी जुटा पाई। तो निश्चित तौर पे एक पुलिस की कार्यप्रणाली उसके इंटेलिजेंस इनपुट पर भी सवाल खड़े करता। बिल्कुल सुदीप। और सुदीप, इसके साथ ही क्या अधिकारियों की तरफ से कोई अभी आधिकारिक बयान दिया गया है? कोई, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, परंतु हमारे सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि सुसाइड आरोपी ने कर लिया है। और ये बड़ा, देखिए, एक दूरस्थ क्षेत्र भी है। जो घटना स्थल है वो गंगोली हाट से 20 किलोमीटर इंटीरियर है और जहां सुसाइड हुआ है वो और भी इंटीरियर है, परंतु कुछ लोगों ने उसकी बॉडी को पेड़ से लटकते हुए देखा है। इसके आधार पर यह पुष्टि हुई है, परंतु पुलिस अभी आधिकारिक जानकारी देने से बच रही है। माना जा रहा है कि थोड़ी देर में आधिकारिक जानकारी आ जाएगी। ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। कर्नाटक में मिली कांग्रेस को बड़ी जीत के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में भी इस जीत को निकाले जाने के साथ ही आगामी चुनाव को एकजुटता से लड़ने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता व पूर्व मंत्री प्रीतम सिंह कहते हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशों के पालन का ही असर है कि हिमाचल व कर्नाटक में कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली है। हालांकि उत्तराखंड चुनाव में जीत की ओर नजर आ रही कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसके पीछे वह वजह देते हैं कि कहीं ना कहीं एकजुटता की कमी और राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशों का पालन ना करना वजह रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर वीरेंद्र बिष्ट के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस अपना झूठ लोगों को परोसने में कामयाब हुई है। जहां तक उत्तराखंड का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के नेता सदैव कार्यकर्ताओं व जनता के बीच रहते हैं और जनता के संपर्क में रहते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री भी लगातार बेहतर काम कर रहे हैं और इसका एक सकारात्मक संदेश पूरे प्रदेश में है। कर्नाटक में कांग्रेस को जो है ऐतिहासिक जीत मिली है। कर्नाटक के लोगों ने पूरे देश में ये संदेश देने का काम किया कि यदि सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव लड़ने का कोई प्रयास करेगा तो देश की जनता उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लोगों का जो है मनोबल इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है और निश्चित रूप से कांग्रेस राज्य के अंदर जो आगे आने वाली चुनौती है उसके खिलाफ जो पूरी तन्मयता के साथ लड़ने का काम करेगी और हम सड़कों पर उतर कर के संघर्ष करने का काम करेंगे, क्योंकि बिना संघर्ष के जीत जो है वो नहीं मिलती है। हम संघर्ष करेंगे और जीत हासिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने उत्तराखंड राज्य में बहुत ही कंफर्टेबल है। हम यहाँ पर लगातार जनता के बीच में
संपर्क और संवाद बनाए हुए हैं। उत्तराखंड राज्य में जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कार्य कर रहे हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो उत्तराखंड के प्रति लगाव है, यहाँ केंद्र की योजनाएं चल रही हैं, उनका जन जन को ज्ञान है। जहाँ तक कर्नाटक का प्रश्न है, कर्नाटका में कांग्रेस का झूठ जो है चस्पा हुआ है। उनके बहकावे में उनके झूठ जो उन्होंने परोसा था और जो उन्होंने लोक लुभाने वायदे किए, जनता ने उन पर भरोसा किया। लेकिन उत्तराखंड राज्य में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, कांग्रेस ने ये काम यहाँ भी किया, लेकिन उत्तराखंड राज्य की जनता ने उनको नकार दिया और इस राज्य में कांग्रेस के लिए उत्तराखंड राज्य की जनता के मन में कहीं कोई किसी प्रकार का उनके लिए कोई स्थान नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित। जून महीने में उत्तराखंड आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। एक बड़ी रैली को संबोधित कर सकते हैं पीएम मोदी। पीएम के दौरे से पहले सांसदों का ग्राम संवाद संपर्क शुरू होगा। पीएम के दौरे से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सीएम बैठक भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का प्रस्तावित दौरा माना जा रहा है। जून महीने में ये दौरा होगा, जहां पर रैली को संबोधित कर सकते हैं। पीएम के दौरे से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सीएम बैठक भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित। 30 मई को यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इन 9 वर्षों में देश ने अद्वितीय सफलताएं प्राप्त की हैं, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस व्यापक अभियान के तहत पूरे देश में कार्यकर्ताओं के द्वारा महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें केंद्र की सभी योजनाओं और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा है और आगे कम से कम 16 लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश भर में करोड़ों लोगों से संपर्क करेंगे। कालाडूंगी के राजकीय इंटर कॉलेज में फ्री नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बीजेपी नेता मनोज पाठक ने लाभार्थियों को चश्मे बांटे। इस मौके पर मनोज पाठक ने कहा कि आगे भी इस तरह के शिविर का आयोजन किया जाएगा। 30 अप्रैल को एक बृहद स्वास्थ्य शिविर कालाडूंगी की सम्मानित जनता की अपेक्षा अनुरूप यहाँ पर रखा गया था। क्षेत्र के सभी सम्मानित लोगों ने मिलकर के उस कैंप को संपन्न कराया, जिसमें 22 लोगों के ऑपरेशन के लिए, आंखों के ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। 17 ऑपरेशन बखूबी रूप से सफलतम ऑपरेशन संपन्न हुए और 111 लोगों को आज चश्मे वितरित किए गए। मुझे लगता है हम सबके लिए श्रेष्ठ बात यह है कि मैं उन सब क्षेत्रवासियों को जिनको चश्मे मिले, जिन्होंने अपने स्वास्थ्य का लाभ लेने के लिए यहाँ पर सहभागिता की, उनको बधाई और शुभकामनाएं दूंगा और साथ ही अपनी पूरी टीम क्षेत्र के सम्मानित लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले तो मैं मनोज पाठक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा क्षेत्र की जनता की तरफ से। विगत दिनों यहाँ पे एक बहुत शानदार मेडिकल कैंप लगाया गया, उसमें उसके बाद कई लोगों का आंखों का ऑपरेशन हुए और आज मनोज पाठक जी एवं सहयोगी के द्वारा उनको सबको चश्मे वितरित किए गए। तो मैं इस नेक कार्य के लिए मनोज जी और उनके सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और चाहूँगा कि कालाडूंगी की जनता के लिए इस तरह से मनोज जी हमेशा यही नेक कार्य। ऋषिकेश बैराज जलाशय में एक युवती का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। एसडीआरएफ की टीम ने बैराज जलाशय से युवती का शव बाहर निकालकर लक्ष्मण झूला थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पहचान करने के लिए पुलिस ने शव को फोटो आसपास के सभी थाना क्षेत्रों में भेज दी है। एसडीआरएफ निरीक्षण कवेंद्र सजवार ने बताया कि शव 1 से 2 दिन पुराना लग रहा है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।